नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हमारे बीच में विधानसभा के प्रत्याशी सुनील बिंदल जी रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े। क्या चुनाव रहा, किस तरीके की उन्होंने चुनाव में अपना जो दौर चलाया था, वो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पार्टी की कहाँ पर कमियां रहीं और आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्यों नहीं सफल हो सकी। सुनील बिंदल जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि विधानसभा चुनाव हुआ। सुनील बिंदल जी, जब राजनीति होती है, राजनीति में साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाई जाती हैं, क्योंकि अगर हमने चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो आपका 5 साल से जो पूरा एक्सपीरियंस चल रहा था, कहाँ ऐसी कमियां रह गई कि सुनील बिंदल जी आज आम आदमी पार्टी में अपनी पकड़ विधानसभा में पूरी तरह से नहीं बना सके। देखिए, जो विधानसभा के जो नतीजे आए हैं, ये 100% अप्रत्याशित हैं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हैं। हिंदुस्तान में किसी भी चैनल ने किसी भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं थी। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी ने ये क्या खेला किया, कौन सा साम दाम दंड भेद लगाया, कौन सी टेक्निक लगाई कि तीसरी बार वो सत्ता में आ गए। ये बड़ा मिस्टीरियस है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कैसे सत्ता में आ गई, और लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल ने ये दिखाया ही नहीं। अब आपने मेरे से पूछा कि हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई। इसके लिए मैं अपने मीडिया साथियों को कुछ बताना चाहूँगा। हमारे मीडिया साथियों ने हरियाणा में ये कहा कि ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये विशेषकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जबकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने चुनावों में नहीं लिया। आपने देखा, जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार थे, वो ये कहा करते थे कि ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है। इवन जिस दिन चुनावों के नतीजे आए, उस दिन मैं नेशनल चैनल पर देखकर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ अदर्स जी। तो मैं हैरान था कि उस दिन भी आम आदमी पार्टी की कोई चर्चा नहीं थी। मैं समझता हूँ मीडिया ने लोगों के दिल में ये बैठा दिया कि शायद इस चुनाव में, इस रण क्षेत्र में सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही हैं, जबकि मुख्य रूप से तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी थी। तो आपको नहीं लगता है कि अब की बार जो हरियाणा के, जो आप पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे थे, एक हरियाणा के अंदर एक लहर भी बन रही थी, जिस तरीके से पंजाब में बनी, दिल्ली के अंदर बनी, वो लहर जो है अरविंद केजरीवाल की अब की बार हरियाणा में पकड़ नहीं बना सकी, उनकी एक छाप जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोप में फंसाकर जेल में रखा, हमारी हार का ये भी एक बड़ा कारण रहा। हमारे संयोजक दिल्ली के माननीय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना, इस वजह से हरियाणा में चुनाव में हमें काफ़ी क्षति पहुंची। एक वजह ये भी रही। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी टैक्टिक्स लगाई, क्या किया, मेरी समझ से बाहर है और हरियाणा के लोगों की समझ से बाहर है। जितने भी एग्जिट पोल थे, वो कांग्रेस को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के बगैर ये सरकार नहीं बनेगी। जो भी हरियाणा में सरकार बनेगी, उनको आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी तो सरकार बनेगी। इवन कांग्रेस भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। तो बिंदल साहब, एक चीज और भी रही है कि जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शिक्षा के क्षेत्र में रहे, आपने भी पूरी विधानसभा चुनाव में केवल शिक्षा को, सरकारी स्कूल एजुकेशन को ही महत्व दिया, जबकि राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है। सारे के सारे सभी लोगों को, सभी वर्गों को जोड़ा जाता है। वहां पर आपका कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपने मीडिया को भी इग्नोर किया और आपकी ये कमजोरी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए घातक भी बन गई? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी है, हम बहुत ही सरल लोग हैं। हम लोग साम दाम दंड भेद ये यूज नहीं करते। या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ही रहने दो, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम जनता के मुद्दों पर काम करते हैं। हम लोग अच्छी शिक्षा के लिए काम करते हैं, हम लोग अच्छी चिकित्सा के लिए काम करते हैं, हम लोग मुफ्त
बिजली और पानी के लिए काम करते हैं, महिलाओं को यातायात देने की बात करते हैं, हम लोग शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की बात करते हैं। तो हमारे जितने भी मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं। हम लोग बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात करते हैं। ये साम दाम दंड भेद आम आदमी पार्टी के डीएनए में नहीं है। ये आम आदमी पार्टी है और सबसे सरल लोग हैं और सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। हमें ये नहीं आता ये साम दाम दंड भेद। हमें तो हमारा चुनाव तो जनता लड़ती है। पर इस बार क्या हुआ, जनता को शायद ये बात समझ में नहीं आई। हमने जनता से ये कहा कि यदि हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो हम लोग दिल्ली और पंजाब की तरह 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी हम लोग फ्री देंगे, आपके यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हमने दिल्ली में 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हमने पंजाब में 850 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। हमने कहा कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। आप ये बताइए कि यहाँ पर 10 साल 2 मुख्यमंत्री रहे, कितने यहाँ पर उद्योग धंधे लगे, कितने लोगों को रोजगार मिला। आज यहाँ का युवा है अपने खेत खलियान बेचकर विदेश जाने पर मजबूर है। तो ऐसा क्यों? हमने तो लोगों से कहा कि हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। हमने पंजाब में पिछले 2.5 वर्षों में 45,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, 3 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में हमने रोजगार दिया है। हमने 300 यूनिट बिजली बगैर किसी भेदभाव के अमीर गरीब का भेदभाव करे दी है। 90% लोगों के घरों का बिजली का बिल नहीं आता। आप पंजाब में खुशहाली है। आज पंजाब में 850 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जिसका लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। इस बार शायद हरियाणा के लोगों को ये बात हम समझाने में असफल रहे। तो शायद हरियाणा के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि आम आदमी पार्टी वास्तविकता में हमें क्या फायदा देने वाली है। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो जनहित की नीतियां हैं। सपोज करो हम लोग शिक्षा फ्री देते हैं, एक परिवार में एक बच्चा है तो कम से कम 5,000 रुपये मिलने का फायदा होता है। 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये मिलने का फायदा होता है। मीन्स साल के 1,20,000 रुपये और 5 साल में 6 लाख रुपये बचते हैं। इसी तरीके से आप बिजली का लगा लीजिए। हम लोग एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, मीन्स 3,000 रुपये की हम लोग बिजली फ्री देते हैं। साल की 36,000, 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं तो 1,80,000। लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई। तो ऐसे क्या कारण है, जबकि लोग ये चाहते हैं कि हमें स्वस्थ सरकार मिलनी चाहिए, स्वस्थ जो है एक अच्छा प्रशासन मिलना चाहिए, एक अच्छा शासन मिलना चाहिए। तो जब चुनाव का दौर होता है तो कहाँ पर ऐसी कमियां आ जाती हैं कि जनता को समझाने में कामयाब नहीं हो पाता है एक नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का प्रोपेगेंडा किया, उस वजह से जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मिसलीड किया, जैसे धर्म और जाति के नाम पर उन्होंने मिसलीड किया। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, इस तरीके का साथ जो उन्होंने जाट नॉन जाट की राजनीति जो लगाई, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और ईवीएम भी संदेह के घेरे में है। मुझे नहीं लगता कि सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस सत्ता से बाहर जाएगी, और हमें नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा सीटें आएंगी। सभी जितने भी एग्जिट पोल थे 20-25 आंकड़े में जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें दिखा रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ? ये चुनावों के जो रिजल्ट हैं इतने अप्रत्याशित क्यों? आखिर क्या घालमेल है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। ये जो चुनावों के नतीजे हैं 100% अप्रत्याशित हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं। क्या घालमेल हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। अच्छा बिंदल साहब, एक चीज़ और भी रही है, जिस समय चुनाव से पहले जो है पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक ताकत के रूप में चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन जैसे ही चुनाव नॉमिनेशन हुए, चुनाव के बाद में जब जैसे आपने भी चुनाव लड़ा, तो जिस तरीके से एक चुनाव लड़ना चाहिए था, फाइट करनी चाहिए थी, वो फाइट क्यों नहीं हो पाई लोगों के बीच में, जबकि एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी थी? तो ऐसे क्या कारण हो गए कि सुनील बिंदल भी जो है वो पूरी तरीके से, जबकि एजुकेशन में आप सबसे शिक्षित थे, सारी बातें अच्छी थी, तो कहाँ आपकी कमियां रह गई हैं? देखिए, हमारी चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में और हमारी चुनाव लड़ने की स्पिरिट में कहीं कोई कमी नहीं रही। कमी तो रही मीडिया की, जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। हमने मीडिया के लोगों को एंटरटेन नहीं किया ना जी। आपने देखा, गोदी मीडिया को तो लोग कहते हैं कि भाई गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है या नेशनल पार्टीज का प्रचार करता है। तो सोशल मीडिया भी कहाँ? सोशल मीडिया भी उसी तरीके से था, गोदी मीडिया की तरह। इस चुनाव में मैंने सोशल मीडिया का भी रंग देखा। सोशल मीडिया के जो साथी हमारे पास आते थे
तो मैं कैमरे पे क्या कहूँ अब आपको। जी। तो सोशल मीडिया के जो साथी हैं उनको भी लगता था कि उनकी भी सेवा पानी होनी चाहिए, यानी कि और ये हमारा आम आदमी पार्टी का कल्चर है ही नहीं। तो मैं तो इसमें सोशल मीडिया के लोगों को भी दोषी ठहराऊंगा। जो सोशल मीडिया के लोग थे उन्होंने कवर क्यों नहीं किया? उनके लिए तो सब लोग एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। क्या मतलब अब सोशल मीडिया भी मतलब उनकी भी अलग अलग पार्टीज हो गई हैं क्या? सोशल मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग समर्थक हो गए हैं, वो भी अलग अलग खेमों में बट गए हैं। देखिए सोशल मीडिया के लोगों का, जर्नलिस्ट का धर्म क्या होता है? सबको समानता देने सबको का। समानता दें। क्या सोशल मीडिया के लोगों ने समानता दी? मैं आपसे पूछ लेता हूं। जी जी। आपने कितना दिखाया आम आदमी पार्टी को जी। और आपके साथियों ने कितना दिखाया आम आदमी पार्टी को? मैं देखता हूं कि जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, उन्हीं के प्रोग्राम कवर कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कितने प्रोग्राम कवर करे? तो मैं तो सोशल मीडिया के लोगों को दोषी ठहराता हूं। उन्होंने पक्षपात किया हमारे साथ क्योंकि हमने उन लोगों को एंटरटेन नहीं किया। मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सोशल मीडिया के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। यानी कि सोशल मीडिया भी जो है वो वहीं तक ही सीमित सोशल मीडिया भी विचारधाराओं को, सोशल मीडिया ने भी गोदी मीडिया की तरह काम किया। यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि सोशल मीडिया ने भी इस चुनाव में गोदी मीडिया की तरह काम किया, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर किया। अब की बार जो चुनाव हुए हैं, मैं रिपीट करता हूं कि सोशल मीडिया ने भी गोदी मीडिया से एक कदम आगे बढ़कर काम किया। तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर सोशल मीडिया इस तरीके की अगर विचारधाराओं को लाता है तो हमारे समाज के लिए भी नुकसानदायक है? सोशल मीडिया राजनीतिक और पार्टियों के लिए सोशल मीडिया ने अपना धर्म नहीं निभाया। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ने अपना धर्म नहीं निभाया। तो जिस तरीके से जर्नलिज्म को, पत्रकारों को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। सोशल मीडिया बिल्कुल नदारद रही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, क्योंकि उन्होंने उनको क्या गुड्डी पिलाई, क्या दिया, ये तो वही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी को उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। तो अब किस तरीके के जो चुनाव हैं, लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं, लोग जो है जिस तरीके की एक आशा की किरण जाग रही थी, और चुनाव के अंदर एक चीज और भी आई थी कि एग्जिट पोल के अंदर जो है वो सारी जो है गठजोड़ में जो है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ भी बताने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो क्या नुकसान कर गया है? अगर कांग्रेस के साथ अगर गठजोड़ हो जाता तो कांग्रेस पार्टी कहीं जीत जाती। देखिए ये जो कांग्रेस और पार्टी आपको भी लाभ मिलता। देखिए जो कांग्रेस पार्टी का अति आत्मविश्वास, ये उनको ले डूबा। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ यदि समीकरण बैठा लेती, सीट शेयरिंग का यदि समीकरण, सीट्स शेयरिंग का यदि हमारा तालमेल बैठ जाता, तो इस बार निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार होती, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। आप 6 विधानसभाओं में ऐसे देख लो कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, उनके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने जितनी वोटें ली हैं, जीत का मार्जिन उनसे भी कम है। यदि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया होता, अति आत्मविश्वास के साथ हमें ना नकारा होता, या वो घमंड में ना आते, तो आज निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा बिनल साहब, एक चीज़ और भी रही है कि अब की बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो भी जिस तरीके से हमेशा पार्टी की नीतियों के साथ रहते थे, पार्टियों के, वो भी अलग अलग आपको इस बार दिखाई दिए हैं। जहां पर आपको साथ देना चाहिए था वहां वो कहीं कहीं और दिखाई दिए हैं इस बार जो है। नहीं, ऐसा ये सभी क्या वो नुकसान नहीं करता? ये सभी पार्टियों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी आपको देखने को मिलेगा, कांग्रेस में भी और आम आदमी पार्टी में भी। सभी लोग ऐसा नहीं करते, कुछ हर पार्टी में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो विधानसभा चुनाव हुआ है, उससे आपने क्या कोई ऐसा तजुर्बा लिया है? जिस तरीके से सुनील बिंदल जी को एक जनता चुनाव से पहले काफी प्यार करते थे, वो जब आपका चुनाव का दौर आया, वहां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूरियां आपकी दिखाई दी। नहीं, तो उन दूरियों को कैसे मानते हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है। जनता मुझे पहले भी प्यार करती थी, अब भी प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बार बार दोहराना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये अप्रत्याशित है। भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाई और ये जो परिणाम आए, ये संदेह के घेरे में हैं।
आपको पता होगा कि अभी कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी गई जी। थी 2 दिन पहले। शायद सुप्रीम कोर्ट में वो जो उनकी पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई है। जी। तो ये जो चुनाव हैं, ये जो चुनावों के नतीजे हैं, ये बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। मुझे ये लगता है कि जब तक ईवीएम रहेगी, ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, जब तक ईवीएम रहेगी देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। यानी कि अगर ईवीएम रहती है तो देश में भारतीय जनता पार्टी रहती है। रहेगी। तो अब कैसे बदलाव आ सकता है जो है? देखिए, मैं तो फिर से यही दोहराना चाहूँगा, एज लॉन्ग एज ईवीएम प्रिवेल्स इन अवर कंट्री, द बीजेपी विल रिमेन इन पावर। जी। बीजेपी विल रिमेन इन पावर। तो बिंदल साहब, आपको ये नहीं लग रहा है कि जो हरियाणा का संदेश है, और भी कई राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं, 3 राज्यों में चुनाव होने, महाराष्ट्र को ले लें, झारखंड को ले लें, वहाँ भी चुनाव हैं, तो क्या इसका असर अब जो है वो वहाँ भी नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं तो बार बार सभी पार्टियों से ये कहता हूँ कि भारत के अंदर जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब विकसित देशों में अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन जैसे इन बड़े कंट्रीज़ के अंदर, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर चुनाव बैलेट पेपर से होता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? ये चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। दोहराना चाहूँगा, एज लॉन्ग एज ईवीएम प्रिवेल्स इन अवर कंट्री, बीजेपी विल रिमेन इन पावर। तो एक चीज़ और भी आती है, जहाँ पर आपने चुनाव वाली बात करी है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको पहले के जो दौर थे टीएन सेशन का 90-92 के आसपास का जब हम जाते हैं, तो चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से पक्ष और विपक्ष की दोनों की समस्याओं को सुनता भी था, एक निराकरण भी करा करता था। अब क्या आपको लगता है कि एक ही पार्टी का दबदबा जो है वो पूरे समाज में चला जाता है? सर, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। टीएन सेशन का दौर दोबारा नहीं आ सकता। अब ये जितने भी हैं, जितने भी ये आप चुनाव आयोग की जो भूमिका देख रहे हैं, ये सत्तारूढ़ दल से बेहद प्रभावित है। टीएन सेशन का दौर तो इतिहास में अमर हो गया। अमर हो गया है। तो जनता के लिए हमारे विधानसभा चुनाव के बाद में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार भी बन चुकी है, तो अब क्या आशा की किरण दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो वो कार्य उन्होंने 10 साल में नहीं किए, जो पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वैसे तो 2019 में ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी 2019 से अल्पमत में थी, वो तो जेजेपी की बैसाखियों पर काम कर रही थी। इस बार जितने भी चुनाव रिजल्ट्स आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। खैर चलो, अब जो भी है, ये लोकतंत्र है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें इस मैंडेट को मानना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है। हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और अच्छा कार्य करेगी। देखिए, ये थे हमारे बीच में सुनील बिंदल जी, जो कि विधानसभा का अभी 2024 का चुनाव लड़ा है, और जो सामाजिक दृष्टि से जो उनकी प्रक्रिया थी, जो उनकी दिल की बातें थी, वो उन्होंने बताई। आगे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार सभी दर्शकों के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।